Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 9th of the September 2023, we will discuss the Hindu newspaper's editorial. So let us start. Today's The Hindu editorial is an overhaul हाल द क्रिमिनल लॉ बिल एंड द बिग पिक्चर। तो जो भारत सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने जो 3 कानून थे, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड था एंड कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे सरकार जो है रिप्लेस करना चाहती है। तो इसी क्रम में ये जो है एक आर्टिकल लिखा गया। इस आर्टिकल को लिखे हैं आर के विज, और ये एक्चुअल में पहले जो आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ये हैं। तो ये आर्टिकल लिखते हैं कि जो हमारे पास जो नए नए बिल आ रहे हैं उसको एक्चुअल में ये एनालाइज कर रहे हैं कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, क्योंकि हमारे पास कानून, हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सच में सही हो पाता है, क्या लोगों को सच में न्याय मिल पाता है। तो एक्चुअल में जो ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो ये उस एजेंसी के भाव से सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसका इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या उनके विचार हैं। एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये एक्चुअल में इनके पास एक बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस है। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। और इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया जाएगा। तो एक्चुअल हम यहाँ पर क्या करने हैं, क्या एग्जामिनेशन करने हैं। तो हमारा जो एग्जामिनिंग का पॉइंट है, द प्रपोज्ड चेंजेज विल इम्पैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, क्या ये सच में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी या उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो देखा जाए भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, तो इसमें जो एक बहुत एक्सप्लिसिट प्रोविज़न रखा गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, अगर वो कहीं पर भी हो रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, जो कहीं पर भी पूरे देश में कहीं पर भी हो, तो उसको एक एफआईआर, पुलिस स्टेशन को एक एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हो गया है इस बिल के माध्यम से। पहले भी ये प्रोविज़न था, तो उसको हम 0 एफआईआर कहते थे, यानी अगर किसी जो कोई घटना हुई है, अगर वो घटना किसी थाना क्षेत्र में नहीं आती है या कोई दूसरे जगह की है, तो उसको क्या किया जाता है, 0 एफआईआर के तौर पे दर्ज किया जाता है और उसको बाद में उसके संबंधित थाने में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अब इस कानून के माध्यम से इसको एक तरीके से अब देखा जाए, जो पर्सन है वो वहाँ पर एक अपने राइट के, अपने अधिकार के तौर पर ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आइए जरा देखते हैं इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो कॉग्निजेबल डिफेंस में हम देख सकते हैं कि जो ऐसे ऑफेंस जो बहुत ही घातक स्तर पर हों, तो जैसे कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे, रेप कर दे, आतंकवादी घटना हो, तो इस तरीके की चीज़ों को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखते हैं। मर्डर, फाइटिंग, रेप, स्टील चोरी करना, किडनैपिंग करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, ये चीज़ें कॉग्निजेबल हैं। और नॉन कॉग्निजेबल मीन्स पिकेट जो है, किसी पॉकेट मार लेते हैं, मोलेस्टेशन करना, छेड़खानी करना, एक्सटॉर्शन करना, जो है डकैती करना, स्नैचिंग करना, ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कॉग्निजेबल संज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय जो अपराध हैं, इन्हें जो है सरकार डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से हम इसे आगे निपटेंगे। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक्चुअल में उसमें पुलिस के पास एम्पावर्ड किया गया है, उसको पावर दी गई है, वो किसी कोर्ट के वारंट के बिना किसी कोर्ट के परमिशन के वो गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी इस तरीके के ऑफेंस को देखा जाए तो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है, उसको किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मर्डर, रेप, चोरी, किडनैपिंग, डावरी, डेथ एट्सेट्रा, ये चीज़ें रखी गई। और ये जो CRPC है, जो कि अभी तो एक्टिव ही है, सेक्शन 154 में ये प्रोविज़न रखे गए। अब ये CRPC चेंज होने वाली है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की जाए तो इसमें एन ऑफेंस फॉर विच द पुलिस है नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। अब जब तक जो है कोर्ट के द्वारा कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा, तो इस केसेज में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है। जैसे असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन, इस तरीके के केसेज हैं जिसमें पुलिस के पास पावर नहीं है।
तो हम जानते हैं बहुत मामले में पुलिस जो है केस दर्ज नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उस जजमेंट के बाद जो है पुलिस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो एफआईआर रजिस्टर न करें। तो इससे हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल प्रोविजन भले न बना अब तक रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस में उन्हें अगर कोई भी ऐसी चीज़ जानकारी मिलती है तो उन्हें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक था। हाँ, उसमें ये भी उनको ये था कि वो इस बात का पता भी लगाएंगे क्या ये कमीशन एक्चुअल में जो आरोप हैं क्या ऐसा हुआ है कि नहीं, वो पता तो लगाएंगे, लेकिन उसकी जो है ट्रुथफुलनेस को जांच करने की पावर नहीं थी। तो अब देखते हैं कि जो हमारे पास जो नए नए क्लाज ऐड हो रहे हैं कुछ उसके एडवांटेज भी दिखेंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। जब से ये बिल आया है हम जानते हैं लगभग हर हफ्ते में 2, 3, 4 या आर्टिकल जो है लिखे गए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है स्क्रूटनी लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जो है इसमें ये भी बात है कि जो 14 दिन की रिमांड पीरियड पुलिस को मिलती है, पुलिस हो सकता है कि दोनों पार्टियों को कंप्रोमाइज़ करवा दे, या हो सकता है पुलिस इस पीरियड का जो है मिसयूज भी कर सकती है। इस चीज़ से हम बचे जो है इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं एक्चुअल में। तो जो सीआरपीसी के जो भी प्रोविज़न थे अरेस्ट से रिलेटेड थे, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में उसको ऐड किया गया है। और अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसने उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि जस्टिफाई एन अरेस्ट बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू मेंशन रीजन ऑफ अरेस्ट सपोर्टेड विद जस्टिफिएबल मटेरियल। तो पुलिस को जो है एक अपने अरेस्ट करने में जो भी अरेस्ट कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, पुलिस को कोर्ट में एक जो है मटेरियल पेश करना होगा, सबूत पेश करना हो कि हाँ ये स्पेसिफिक कंडीशन थी, रीजन थे जिसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बिल में ऐड किए हैं, लेकिन अभी वो एक्चुअल में स्क्रूटनी पीरियड में है। स्क्रूटनी के बाद जब वो आएगा तब जाकर के एक्चुअल में उसको बिल पास होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो हमारे लिए फाइनल होगा। तो हम देखते हैं कि जो इसमें भी क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट जो है लेस देन 3 ईयर हो, 3 साल से कम की सज़ा की बात की जाए हो, तो उसमें जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी होगी अगर उस एक्यूज्ड पर्सन की उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा हो। यानी कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती, उसके लिए उसको डीएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो हैंड कफिंग जो हथकड़ी लगाने वाले प्रोविज़न है, इसको दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है विरोध भी होता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक जो है व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, उसकी जो है जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरा है। लेकिन अगर कोई मामला बहुत जो है भयंकर हो, जैसे टेरर एक्ट हो, मर्डर हो, रेप, एसिड अटैक हो, इन सब ऑफेंस जो कि स्टेट के अगेंस्ट ये ऑफेंस है, तो इन सब चीज़ों में हथकड़ी लगाने की प्रोविज़न है। लेकिन हम जानते हैं कि हथकड़ी लगाने का एक कारण जो है पुलिस वाले अपने तरफ से दे देते हैं कि वो व्यक्ति भाग रहा था या उससे भागने से बचाने के लिए या वो फिजिकली हमला न कर दे, इस वजह से भी उसके ऊपर ये किया गया है कि फिजिकल अटैक न कर दे। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द लॉ रिमेन्स अनअल्टर्ड, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन हैंड कफिंग विल स्टिल प्रिवेल। तो चूँकि जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो एक्चुअली जो है अभी उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत वो एक्टिव रहेगा। अगर देखा जाए जो न्यूज़ संहिता है उसमें कुछ जो है एक चीज़ जोड़ी गई है कि मैंडेटरी विजिट ऑफ द क्राइम सीन। हम जानते हैं कि अभी तेलंगाना में हैदराबाद में एक बार रेप हुआ और चारों आरोपियों को सुबह 3 बजे के टाइम में पुलिस ले गई। फिर वहाँ पर ये कहा गया कि सब वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह थी जिससे उन्होंने हमला कर दिया पुलिस पर, और पुलिस ने इनकाउंटर में उन्हें मार डाला। ऐसा चीज़ें सामने आई थी या कुछ और भी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि क्राइम सीन पर ले जाया जाता, जैसे अभी यहाँ पर यूपी में भी ऐसा हुआ था जब क्राइम सीन पर रात को 10 बजे क्रिमिनल्स को ले गया और वहाँ पर किसी दूसरे गैंग वालों ने क्या किया, मार दिया, जैसा कि वीडियो सबने देखा था। तो इस तरीके की चीज़ों को जो है इस आर्टिकल में ऐड किया गया है, इस क्लाज में ऐड किया जा रहा है। वो हम मैंडेटरी विजिट करानी है, फोरेंसिक जांच भी करने की बात की है, वहाँ से जो है एविडेंस को फोरेंसिक जांच के माध्यम से कलेक्ट करने की बात की जा रही है। इस बिल में
जो कहा क्या है कि फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, तो इसमें भी ध्यान रखने की बात है सरकार को अभी फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और जो है मैन पावर को भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये ऑन द स्पॉट हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑडियो वीडियो जो है मीन्स को भी रिकॉर्डिंग को करने की बात की गई है, उससे भी जिसमें से इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो सके, इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होगी। और इन सारे पूरे क्लॉज को एक साथ सरकार को अप्लाई न करके एक्चुअल में उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि लिमिटेड एरिया में जहाँ पर उसको सरकार को संभावना ज़्यादा लगे वहाँ पर इसको एक्टिव करके देख सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 2 फिंगर टेस्ट, अगर रेप के केस में जो है जांच करते थे डॉक्टर्स वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन इसके बारे में जो है इस आर्टिकल में या इस क्लाज वगैरह में कुछ नहीं कहा गया कि 2 फिंगर टेस्ट क्या है, वैलिड होगा इनवैलिड होगा, यानी कोई चीज़ कही नहीं गई है। तो सरकार के लिए यहाँ पर देखा जाए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार एक लीगल वे को कंप्लायंस करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए वो इंश्योर कर सके थे। साथ ही साथ जो विक्टिम होते हैं, सर्वाइवर होते हैं रेप के, जो रेप होता है, तो उनकी जो है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो ये एक अपराध है, इसको भी जो है मेंटेन किया गया है और ये मेंटेन होना ही चाहिए। लेकिन बस उसके किन वगैरह जो उसके सगे संबंधी हैं उनको अगर पता चल जाए बस, अदरवाइज अन्य किसी को न पता चले। सुप्रीम कोर्ट इन द निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडियन 2018 आल्सो एक्सप्रेस रिजर्वेशन एज द नेक्स्ट of the kin may not be an appropriate party to delegate such authority। ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो नेक्स्ट टू कीन है, एक सगे संबंधी तो ठीक है, उसके जो है अगला पर्सन है उसको भी रेप सर्वाइवर या उसके विक्टिम को बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है राइट टू लाइफ का यानी राइट टू प्राइवेसी का एक्चुअल में मामला बनता है। तो अगर बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी में कितने दिन रखे जाएंगे, तो पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी एक्सीडिंग 15 डेज, तो 15 दिन तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं और उसमें पुलिस ये इंटरोगेट कर सकती है कि अपने एविडेंस वगैरह जुटाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्चुअल में कुछ जो प्रोविज़न की बात है, तो फर्स्ट देयर मस्ट बी एडेक्वेट ग्राउंड टू परमिट एन एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के लिए एक परमिशन होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक ग्राउंड होना चाहिए। सेकेंड, द 15 डे लिमिट कैन बी एक्सीड ओनली आफ्टर द इनिशियल 40 डे और 60 डे आउट ऑफ ए टोटल डिटेंशन ऑफ 60 डे और 90 डे डिपेंडिंग ऑन द वेदर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर और मोर। ये बहुत बड़ा जो है मामला बनता है। अगर 15 डे जो है एक्सीड करना चाहते हैं ये जो है इंटरोगेट करने के लिए, जांच वगैरह के लिए, तो ये भी देखना वाले कि 40 दिन या 60 दिन जो है, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होने वाली है और उसने अगर 60 दिन या 90 दिन में गुजार लिए हैं तो उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि द एक्यूज्ड जो होगा उसके पास रिलीज करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट केस है कि 60 दिनों में उसे टोटल डिटेंशन 60 दिन या उस 90 दिन के भीतर उसको रिलीज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्लाज हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो है सारी जो है एक लीगल स्क्रूटनी की गई है इस पूरे आर्टिकल में, कि जो हमारे पास महिलाएं हैं उनके स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग को मैंडेटरी नहीं रखी गई है। साथ ही साथ जिनकी उम्र 15 साल से कम रखी गई है या 60-65 साल से ज़्यादा है, जो एवं 60 या उससे ऊपर के जो लोग एक हैं एज वाले हैं, उनको जो है इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। लेकिन एक बात देखा जा सकता है कि जैसे जो NCRB खुद कहती है कि भारत में जो कानून है उनका दुरुपयोग होता है। करीब करीब 56% तो जो रेप के केसेज होते हैं वो दुरुपयोग के मामले में कर कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है। इलोप्ड का जो केस होता है उस केस में जो है घर के गार्जियन जो है लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम कह दो कि हम अपनी इच्छा से नहीं भागे हैं, और उस केस में उसे जो है किडनैपिंग और रेप के केस में फंसा दिया जाता है। बाद में जब मामला कोर्ट में जाता है तो जजेज जो है मामले को सुनते हैं और समय बीतने के साथ लोग फिर से अपना मन बदल जाता है, तो लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, उस लड़की जो है एक्सेप्ट कर लेती है कि वो स्वयं की इच्छा से गई थी और फाइनल में वो लड़का छूट जाता है। लेकिन छूटने का मतलब रेप के केस से, रेप जो है चार्जेस से छूट जाता है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जब कहा गया स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की बात की, वीमेंस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो या 60 साल के ऊपर व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना है, 15 साल से कम बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना है। इससे हो सकता है कि कुछ लोग इसके दुरुपयोग करें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की बात की जाएगी अगर पोस्टमार्टम हो तब। पोस्टमार्टम में लेकिन ये जो है जो डेथ के मामले हैं
जो इसमें जो है पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी की बात की गई, लेकिन इसका मामला जो है फाइनली बाद में आएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया हैव रिपीटेडली आस्क्ड स्टेट टू कंप्लाई विद सच इंस्ट्रक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो पोस्टमार्टम होता है उसमें भी हेर फेर कर दी जाती है, और ऐसा हम सुनते हैं हाई प्रोफाइल केसों में 2-2 3-3 बार पोस्टमार्टम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें से बचने की कोशिश की गई है, तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। फाइनल देखा जाए कंक्लूजन के रूप में, ये जो है ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस जो चेंजेज है ये बहुत प्रोग्रेसिव इन नेचर है, लेकिन हम इसको जो है पाथ ब्रेकिंग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस स्टेशन आज भी जो है अंडर स्टाफ्ड है, उनकी व्हीकल उनके पास नहीं, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं, उनके हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कुछ ऐसे पर्सनल होंगे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जी रहे होंगे। इसलिए जो कॉलोनियल माइंडसेट से ये पुलिस सिस्टम बनाया गया था, अगर उस सिस्टम में एक्चुअल में रिफॉर्म की आवश्यकता है, कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता तो है, ये तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें पुलिस रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। अदरवाइज हम दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, और जो भी लॉ को अप्लीकेबल है, प्रोविज़न है, उन्हें हमें पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज द प्लेबुक रिपेट्राइएट इंडियन चिल्ड्रेन। हम जानते हैं भारत में पिछले कुछ समय से एक न्यूज़ आती रही है कि कुछ ऐसे पेरेंट हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, परंतु उनके जो है एक आरोप लगे हैं कि वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनके बच्चे उनसे छीन ले गए। तो प्रियदर्शनी पाटिल, दारा शाह और सागरिका चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसे नाम हैं ये एक्सपेट्राइएट इंडियन मदर हैं, जिनसे उनके बच्चों को अलग कर दिया गया इस आधार पर कि वो एक्चुअल में अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। तो इसमें देखा गया है कि जो अगर न्यूज़ की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने जो है वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो है उन्होंने पता चला कि उस बच्चे की मम्मी जो है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, और उनको जो है एक्चुअल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के वजह उस टाइम पर वो बच्चों ने बताया था कुछ, इस वजह से गिरफ्तार कर लिए, उनसे बच्चों को छीन लिया गया। जर्मनी में जो है किया गया ये चीज़ें जो है दारा शाह के साथ, और इस तरीके से जो है उनके एक्चुअल में बच्चों को उनसे छीन लिया गया, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी बाद में इस एक्चुअल में उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे 1 साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया, और फाइनली उनसे उनके बच्चों को दूर किया गया। बाद में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जब इंटरवेंशन किया तो कुछ बच्चे जो है मिल गए, लेकिन जो है अभी भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्चुअल हमको देखना क्या है कि एक्चुअल में इससे बच्चों के फ्यूचर पर असर क्या पड़ रहा है। सबसे पहला असर है कि बच्चों के ऊपर जो है, गार्जियन के ऊपर जो है एक जो है एक्यूज्ड हैं, चार्जेज हैं कि वो बच्चों के साथ एब्यूज करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं एक्चुअल में, स्कूल में पता चलती हैं, जहाँ पर बच्चे एक्चुअल में फॉरेन कल्चर को, फॉरेन लैंग्वेज को, फॉरेन जो है एजुकेशन सिस्टम को अडाप्ट कर रहा है, या हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा बीमार होता है, जाता है, तब पता चलता है, और उस समय जो है वन साइडेड ट्रायल कर दिए जाते हैं बच्चों को। वहाँ पर सोशल वर्कर के द्वारा असेसमेंट किए जाते हैं, जो कि कल्चरली प्रेजुडिस्ड हैं, क्योंकि इंडियंस को यूरोपियंस लाइक नहीं करते हैं, ऐसा जो है बहुत सारे केसों में दिखता है। और पेरेंट जो है कस्टडी है उनकी टर्मिनेट कर दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ जो है केसेज में बच्चों से उनको 1 हफ्ते में 1 बार या कई हफ्तों में 1 बार मिलने के लिए सिर्फ दिया जाता है, और जो कि आगे देखा जाए तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसी होती है, एक्चुअल में बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, एलिनेशन, अलगाव का भाव आ जाता है, और फाइनली वो वहाँ के लोकल कल्चर में रहते हैं, जो कि अपने लोकल कल्चर से एथनिक कल्चरल लिंक उनके टूट जाते हैं, और फाइनली बच्चा जो है एक्चुअल में अपने आइडेंटिटी को ही भूल जाता है, अपने फैमिली को, अपने कल्चर को, अपने कंट्री के पूरी आइडेंटिटी को भूल जाता है। और अगर देखा जाए तो अब वो एक्चुअल में उस देश का नागरिक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो है उसके मम्मी पापा कमाने गए हैं, हाई इनकम कंट्री है, तो वह एक्चुअल में वहाँ का सिटीजन भी नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ को उसको कल्चर को अडाप्ट करना पड़ता है। फाइनली जब वो अपने देश में आता है तो यहाँ का भी कल्चर को अडाप्ट नहीं कर पाता है, और फाइनली वो क्या होता है, वो बाउंडेड हो जाता है, वो दोनों ही देशों में घुमक्कड़ प्रवृत्ति का प्रक्रिया अपना लेता है। तो ए रिटर्न इज मोर ह्यूमन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ह्यूमन ट्रीटमेंट बच्चों के साथ हो रहा है। तो आर्टिकल का कहना है कि रिटर्न इज द मोर ह्यूमन। अगर बच्चों को रिटर्न कर दिए, उनके ही देश को वापस कर दिया जाए, तो कुछ ज़्यादा ही जो है ह्यूमनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। सागरिका चक्रवर्ती, जो कि नॉर्वे का मामला है, सागरिका मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का केस था, जिसमें जो है ये आरोप था कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अगर देखा जाए फॉरेन नेशंस की, तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, बच्चों से
जो है स्कूल में पूछते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जाएगा तो पूछेंगे कि तुमको चोट कैसे लगा, या स्कूल में पूछते हैं तुम्हारे गार्जियन कैसा व्यवहार करते हैं, और इस आधार पर बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी समस्या ये क्रिएट होती है, बच्चे कल्चर तो मिस हो ही रहा है, इन फ्यूचर ये भी संभावना है कि बच्चे को जो है उसके धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाए। सो डिसीजन मेकर एंड गवर्नमेंट मस्ट इन ईच केस डिटरमाइन द बेनिफिट ऑफ रिटर्निंग सच चिल्ड्रेन टू देयर होम कंट्री। तो गवर्नमेंट को ये बात बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, अगर वो बच्चा अपने देश में वापस आ जाए तो ज़्यादा ही बेनिफिट है, और इसलिए इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कोशिश करनी चाहिए। एक अगर ऐसी सिचुएशन है कि जैसे वहाँ पर यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा में ऐसी सिचुएशन है कि अगर वहाँ पर कोई एक्सटेंडेड फैमिली है तो एक्चुअल में सोशल वर्कर को बच्चे नहीं दिए जाते, उस एक्सटेंडेड फैमिली को दिए जाते हैं। लेकिन जो ऊपर के 3 केसेज हैं इसमें कोई एक्सटेंडेड फैमिली उनका वहाँ पर नहीं था, इसलिए वहाँ के कुछ सोशल वर्कर होते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा होगा तो हम उसे पाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, या कुछ वहाँ के जो भी अरेंजमेंट होगा तो उस आधार पर उनको दे दें। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली है कि अगर बच्चा भारत में है और उसको फैमिली के साथ न रखा जाए तो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रखा जा सकता है। इंडिया में वो इंडियन कल्चर को सीख सकता है और यहाँ पर वो ज़्यादा फ्रीडम को फील कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ईस्टर्न हेज। इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लोजर टाई विथ आसियान फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक रीजन। अभी हम जानते हैं आसियान समिट हुआ है। आसियान क्या है? एक्चुअल में साउथ ईस्ट एशियन के 10 देशों का एक समूह है और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए हैं। उसके अलावा उसमें 5 देश और भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इस विजिट में एक्चुअल में जो एनुअल समिट हुई है ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो हैं एक टाई उनके साथ हमेशा रही, वो हमारे एक तरीके से नेबर हैं और एक्चुअल में उनके साथ एक हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमेशा से रहा है। तो उसी पर फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। और अंकटाड ने भी ये कहा है कि ग्लोबल ट्रेड अपडेट में उसने कहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक फोरकास्ट को डाउनग्रेड किया गया है और इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी से गुजर रहा है देश और जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमें फूड सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो है न्यूट्रिशन क्राइसिस से जो है निपट सकें। तो आसियान इंडिया समिट में ये जो है चीज़ें प्राइम मिनिस्टर फोकस किए हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि भारत ने जस्ट है अभी राइस के जो है एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया, जिससे कि रीजनल जो क्षेत्र हैं उसमें हो सकता है इससे थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट हो। और साथ ही साथ अल नीनो ईयर भी था, लेकिन खैर यहाँ पर तो भारत में बारिश ठीक ठाक हुई, लेकिन कुछ रीजन में नहीं हुई, जैसे साउदर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में तो बाढ़ आ गए हैं। तो इसके वजह से फूड सिक्योरिटी को लेकर के समस्या हो सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है ये जो है उन्होंने फोकस भी किया है और हमें जो है अपना एक पोजीशन बनानी चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है, भारत ने अपना स्ट्रेस हमेशा दिया है और G20 की मीटिंग जो कि आज शुरू हो रही है, आज और कल है, इसमें भी सरकार ने ये जो है हमेशा से स्ट्रेस रखा है, अपना मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में रखा है, फोकस पॉइंट रखा है कि ग्लोबल साउथ को देंगे। और अभी तो देखा गया है, एक और न्यूज आई है कि जापान के एक मीडिया पर्सन ने कहा कि एक्चुअली ग्लोबल साउथ जो है इसका श्रेय कौन लेना चाहता है, तो चाइना और इंडिया दोनों लेना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ये सब चाहते हैं इसका जो है श्रेय इंडिया को जाए, चाइना को ना जाए। और अगर इसको इंडिया को जाता तो इन फ्यूचर इससे जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन चाइना को जाएगा तो जापान, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक्चुअल हमारे पास जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं इन 10 देशों के साथ वो हमारे हो नहीं पाए हैं, क्योंकि एक्चुअल मामला था कि यहाँ पर चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि चाइनीज जो है माल जो उनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, इकोनॉमिक वो पार्ट देते हैं मार्केट को। लेकिन हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम कितने दिनों तक इस बात से पीछे रहेंगे कि चाइनीज सामान हमारे देश में आकर न भर जाएं, इस वजह से हम उसको बैरियर के रूप में रखेंगे। तो ये बैरियर ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इस पर जो है चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में सोल्यूशन मिल जाए। सो द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड द परसेप्शन दैट चाइनीज गुड्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ लोअर टैरिफ अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फाइंड देयर वे इनटू द इंडियन मार्केट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से चाइनीज जो है लोअर टैरिफ की वजह से वो इंडियन मार्केट को पार्ट दे रही हैं। इससे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हैव एमंग अदर फैक्टर पर precipitated a review of the pact that is likely to be completed in 2025। तो 2025 तक हो सकता है ये पैक्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन हमें जो है इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इंडियन का मेन प्रॉब्लम है कि डेयरी सेक्टर का, कि न्यूजीलैंड वाले जब आ जाएंगे यहाँ पर 31
रुपये पर केजी मिल्क बेचेंगे, दूध की कीमत जो है 31 रुपये पर लीटर हो या पर केजी हो जाएगी। वो एक पैकेट में वो जो है मिल्क को वेट में ही असाइन करते हैं। तो इस तरीके से कुछ डर है, लेकिन उस डर को लेकर के हम नहीं जी सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थे आज के आर्टिकल द हिंदू के एडिटोरियल। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।